हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल पर। लास्ट डे हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ क्वेश्चन पर, और उससे पहले इवेपोरेशन के एक टर्म देखे थे, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इसमें आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे और कुछ हॉट्स देख लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मेल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन। चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड का सिर्फ एग्जांपल डील किया था, अमोनियम क्लोराइड का सिर्फ एग्जांपल डील किया था। इसके बारे में चर्चा नहीं किया था कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज सब्लाइम सब्सटेंस। तो अब हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसमें हो क्या रहा है। हम लोगों ने क्या लिया, एक कुछ क्रिस्टल्स लिए अमोनियम क्लोराइड का चाइना डिश में। चाइना डिश क्या है, ये जो कटोरी होता है उसी को बोलते हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश में हम लोगों ने कुछ अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल ले लिए, ये रहे अंदर में, और ऊपर से एक इन्वर्टेड फनल या ट्यूब को डाल दिया। उसका जो पिछला हिस्सा है उसमें कॉटन प्लग डाल दिया और उसको बर्नर से हीट करेंगे। तो उसी को हमने सजा लिया है स्टेप वाइज। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। तो टेक क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन चाइना डिश। सबसे पहले हमने ले लिया, पुट द चाइना डिश ऑन अ वायर गेज। इसे वायर गेज पर बैठाइए, नीचे से बर्नर चला लीजिए। Put an inverted funnel on the china dish and insert a cotton plug on it. इस पर एक इन्वर्टेड फनल डालिए उल्टा और उसके ठीक पीछे वाले मुंह पर एक कॉटन प्लग डाल दीजिए ताकि वो स्केप नहीं करे। ध्यान रहे यहाँ सिर्फ कॉटन ही लेना है, या कपड़ा ले सकते हैं सूती, और तीसरा कोई भी चीज नहीं लेना है। ऐसा चीज लेना है जिससे कि थोड़ा थोड़ा हीट इससे रिलीज हो, है ना, या वो छूने पर गर्म लगे। हीट द चाइना डिश ऑन ए लो फ्लेम, लो फ्लेम पर इसको हीट कीजिए। इन द इनसाइड ऑफ द फनल वाइट डिपॉजिट्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज सीन। फनल के अंदर आप देखेंगे ये जो है कुछ डिपॉजिट दिखेंगे आपको इस तरह के। तो ये क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड जब आप हीट कर रहे हैं तो ये इस पर गर्म होते ही गैस में बदल जा रहा है और फिर डायरेक्टली ये सॉलिडिफाई होकर इसमें चिपक जा रहा है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसको वापस खुरच कर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आप उल्टा लगा है, इसका आपका हाथ में आ जाएगा। तो इन द इनसाइड ऑफ फनल वाइट डिपॉजिट्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज सीन व्हिच इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस एंड देन सॉलिडिफाइज। और इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें ये चिपक जाएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी तुरंत। अब कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पॉन्ज द कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड है, लेकिन हम उसको दबा सकते हैं, उसका साइज कंप्रेस हो सकता है, छोटा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। मान लीजिए कुछ स्पॉन्ज इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप में, और ये अगर आप इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये इतना छोटा भी हो जाएगा। इसको इधर से भी कंप्रेस करेंगे तो इतना छोटा और छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे जोर से, तो इन होल्स के थ्रू जो एयर होता है इनमें ट्रैप, वो एयर निकल जाता है। एज ए रिजल्ट ये छोटे हो जाते हैं। बट कंप्रेस तो हो गया, बट इट इज अ सॉलिड। क्यों? तो सॉलिड का जो मेरा प्रॉपर्टी है
कि इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगर क्रिस्टल डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। सुगर क्रिस्टल जो होता है, अगर मेरा वाटर मान लीजिए काफी गर्म है, तो इसमें जो क्रिस्टल हैं डले हुए, ये मान लीजिए क्रिस्टल ले लेते हैं ट्रायंगुलर शेप में, ये ज्यादा जल्दी घुल जाता है। ऐसा क्यों? तो जब पानी गर्म है तो क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इस पर हिट करेगा, HIT हिट करेगा, यानी इसको चोट पहुंचाएगा बार बार, और ये जल्दी घुल जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि सुगर क्रिस्टल डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर बिकॉज हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस दे स्ट्राइक, वो स्ट्राइक करते हैं फास्टर ऑन सुगर क्रिस्टल, और सुगर क्रिस्टल क्या हो जाता है, तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए केटल कैन फिल ए किचन विद स्टीम। एक छोटा सा अगर केटल ले लेते हैं आप, इस तरह का, यहाँ केटल इस तरह का है बना हुआ मान लीजिए, तो इससे जो स्टीम निकलता है तो पूरा किचन को यह भर सकता है, बस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कि द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर फिल द किचन विथ गैसियस फॉर्म, दैट इज स्टीम, पहला। और स्टीम जो होता है, स्टीम का जो पार्टिकल्स होता है वो रैपिडली मूव करता है चारों तरफ, रैपिड मूवमेंट होता है उनमें, दैट्स व्हाई ये पूरी तरह से किचन को फिल कर जाते हैं। और रैपिडली मूवमेंट होता है तो इन ऑल डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये चारों ओर तुरंत मूव कर जाते हैं, जिससे कि पूरा जो किचन है हमारा वो भर जाता है स्टीम से, या भाप आप जो भी बोले। नेक्स्ट है स्टीम में कॉज सीवर बर्न्स वेयर आइस हैज अ कूलिंग इफेक्ट। दोनों तो वाटर का ही स्टेट है, तो स्टीम हमें गहरे जख्म दे सकता है, यानी जला सकता है हमारे हाथों को, बट आइस कूल करता है। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टीम ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर, इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों में एक ही रीजन होगा, कोई खास फर्क नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्यों? तो स्टीम का जो है एनर्जी हाई होता है, हाई एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम और द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एज हीट, और जिस वजह से ये हमें हार्म पहुंचाते हैं, हाथों को जला देते हैं काफी, बहुत ज्यादा। बॉइलिंग वाटर उतना नहीं कर पाता है जितना कि ये नुकसान पहुंचाता है, भाप। और आइस तो ठंडा होता है, इस वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठंडा होता है तो जो आइस होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमें ठंडा लगता है। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन, और उसके बाद ये चैप्टर एंड कर देंगे। देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। पहले समझिए, ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और टाइम मिनट में है। ये वैक्स का प्रोसेस दिखा रहा है कि वैक्स जला,
पिघल रहा है और फिर लास्ट में बुझ गया। कैसे हो रहा है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े, जिन प्रोसेसेस को आपने पढ़ा, तो उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सबका आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछ सकता है, या इसमें क्वेश्चन अगर घटा दे तो 3 नंबर में भी पूछ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ लेते हैं ना। टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोइंग द हीटिंग कर्व ऑफ प्योर वैक्स, दैट इज द हीटिंग कर्व ऑफ प्योर वैक्स, मोमबत्ती, फ्रॉम द ग्राफ आंसर। इस ग्राफ से इन क्वेश्चन के आंसर देना है। पढ़ते हैं पहला, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द पॉइंट्स। ये मोमबत्ती हमने लिया, उसका फिजिकल स्टेट इन पॉइंट्स पे क्या है। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पर क्या है, मेरा मोमबत्ती अभी हम जलाए ही हैं जस्ट, या हो सकता है जला नहीं होगा, ये है सॉलिड। यहां लिख देंगे आप सॉलिड। पॉइंट बी यहां पर है, अभी मोमबत्ती जस्ट जला है। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर सॉलिड भी है, मोमबत्ती के ऊपर जहां जल रहा होता है वो लौ या वो आग, तो बर्निंग कैंडल के ऊपर लिक्विड भी रहता है, तो ये दोनों होगा, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। सी है यहां पर क्या हो रहा है वैक्स के साथ, मोमबत्ती के साथ, यहां ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। और डी, मोमबत्ती पूरी तरह जल जाने के बाद क्या होगा, यहां पर लिक्विड में भी रहेगा लास्ट में मोमबत्ती, और साथ में गैसियस भी रहेगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी जहां से ये पिघलना शुरू हुआ, क्या है ये, स्टार्ट हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, बॉयल कहां हो रहा है फाइनली। ध्यान से देखिए ग्राफ को, तो आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर होना चाहिए 110 डिग्री सेल्सियस। Which portion of the graph showing that change of state is taking place? कौन सा ग्राफ का पोर्शन जो है ये बता रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट यहां पर हो रहा है, कौन सा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो ये, यहां पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना चाह रहा है, और यहां पर है दूसरा, यहां पर लिक्विड से गैस, यहां पर सॉलिड से लिक्विड। तो इसमें हम लिख देते हैं सिंपली, पहला क्या होगा इसमें A1 to B1, और दूसरा क्या होगा D1 to D2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर हीट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। इसमें कौन से टर्म्स यूज्ड होने चाहिए जब मेरा हीट एब्सॉर्ब हो रहा है होल प्रोसेस के समय। तो मेरा मेन प्रोसेस यही दोनों है, जहां पे मेरा चेंज हो रहा है। तो A1 B1 के लिए क्या हो रहा है, मेरा सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो लिक्विड में जब जाएगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेल्ट करेगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा प्रोसेस D1 से D2, यहां क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है यानी वेपोराइज हो रहा है, तो यहां पर दूसरा टर्म यूज हो जाएगा क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, आंसर को समझ लीजिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन चैप्टर में हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े, 2 मार्क्स के पढ़े,
कुछ रीजनिंग पढ़े, एक ग्राफिकल भी पढ़ लिया। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उनको आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, बन जाना चाहिए। और अगर नहीं बनता है तो हमें बताइए थ्रू ईमेल या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आज ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोनों क्लासेस को पैरेलल लेकर चल रहे हैं। जो भी फीडबैक होगा दीजिएगा। इस चैप्टर का कैसा लगा, आपको पसंद आया, क्या आपको गलती लगी। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और अच्छा आगे काम करने का इंस्पिरेशन मिलता रहे। थैंक यू।